1961 का पुराना इनकम टैक्स एक्ट और अब सीधे 2025 का नया आधुनिक कानून। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, ये पूरे टैक्स सिस्टम का एक कंप्लीट कायाकल्प है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये नया 2025 का टैक्स कोड फाइनेंशियल लैंडस्केप को आखिर किस तरह बदलता है। देखिए, इसका असर सिर्फ मैक्रो पॉलिसी तक ही सीमित नहीं है। इसका रिपल इफेक्ट सीधे आम लोगों की जेबों और छोटे बड़े बिजनेसेस के कंप्लायंस पर पड़ने वाला है, एकदम ग्राउंड लेवल तक। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, इनकम टैक्स एक्ट 2025। दूसरा, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए राहत। तीसरा, बिजनेस और एमएसएमई अपडेट्स। चौथा, क्रिप्टो के लिए सख्त नियम। और पांचवा, नए पेनल्टीज और एनफोर्समेंट। पहला हिस्सा द इनकम टैक्स एक्ट 2025, एक मैक्रो शिफ्ट। सोचिए, 1961 का एक्ट जिसमें सालों तक लगातार बदलाव होते गए, लगभग 823 पन्नों और 700 से ज्यादा सेक्शंस का एक लंबा चौड़ा भारी भरकम डॉक्यूमेंट बन चुका था। काफी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? लेकिन इस नए 2025 एक्ट में सिर्फ 536 सेक्शंस और 622 पन्ने हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी में लगभग 60% तक की कमी। ये सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और सिर्फ साइज ही नहीं, लीगल जॉगन्स को भी आसान बनाया गया है। वो पुराने शब्द जैसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर याद हैं? उन्हें हटाकर अब सीधा टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा। ये दुनिया भर के प्लेन लैंग्वेज स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच करता है। लंबे उलझे हुए सेंटेंसेस को छोटा कर दिया गया है ताकि बिना किसी लीगल बैकग्राउंड के भी इस कानून को आसानी से समझा जा सके। डिजिटाइजेशन की बात करें तो ई फाइलिंग पोर्टल पर अब एक नया नेविगेटर जोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल एक सीमलेस ब्रिज की तरह काम करता है जो टैक्स पेयर्स को पुराने 1961 के फॉर्म से नए 2025 के सिस्टम तक का सफर आसान बनाता है। सब कुछ एकदम स्मूथ और डिजिटल बनाने पर पूरा फोकस है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रिलीफ फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, यानी आम आमदनी वालों के लिए राहत। मिडिल इनकम ओनर्स के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी खबर है। टैक्स स्लैब्स को अब काफ़ी वाइडन कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हाईएस्ट 30% का ब्रैकेट पहले बहुत जल्दी शुरू हो जाता था, वो अब सिर्फ 24 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी पर ही लागू होता है। ये सच में एक बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ है। और अब ये नंबर सुनिए, 60,000 रुपए। नए रिजीम में सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली रिबेट को 25,000 से बढ़ाकर सीधा 60,000 रुपए कर दिया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल शून्य होगी। यह सीधे तौर पर लोगों की सेविंग्स बढ़ाने वाला कदम है। एक और अच्छी खबर, अपडेटेड रिटर्न्स यानी ITR यू फाइल करने की डेडलाइन को दुगना कर दिया गया है। पहले जो विंडो सिर्फ 2 साल की थी, अब वो 4 साल हो गई है। इससे एक अच्छा खासा वक्त मिलता है पुरानी गलतियों को सुधारने का, बिना किसी तुरंत पेनल्टी के डर के। वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देने का ये काफी प्रैक्टिकल तरीका है। तीसरा हिस्सा, बिजनेस एंड MSME अपडेट्स। ग्रोथ को आखिर कैसे पुश मिल रहा है? कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो लिमिट्स में काफी बड़ा उछाल आया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर लिमिट अब 10 करोड़, स्मॉल के लिए 100 करोड़ और मीडियम के लिए 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस अब MSME क्रेडिट बेनिफिट्स ले पाएंगे। साथ ही नए स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे इनकॉर्पोरेशन की डेडलाइन को भी 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया है। और रोजाना के कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है। सेक्शंस 206AB और 206CCA को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब किसी वेंडर का TDS काटने से पहले उनका पिछला रिटर्न फाइलिंग स्टेटस वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिजनेसेस की हर रोज की एडमिनिस्ट्रेटिव थकान को बहुत हद तक कम कर देगा। चौथा हिस्सा, स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लगाम। जहां एक तरफ बिजनेसेस को राहत है, वहीं क्रिप्टो सेक्टर में बहुत ही सतर्क और सख्त रुख अपनाया गया है। सभी क्रिप्टो गेन्स पर फ्लैट 30% टैक्स है। और सबसे जरूरी बात, क्रिप्टो में हुए नुकसान को किसी और इनकम या दूसरे क्रिप्टो फायदे से ऑफसेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर्स पर 1% TDS और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सर्विसेज पर 18% GST भी लागू होगा। सरकार इस मामले में लगातार तेजी दिखा रही है। जुलाई 2022 में 1% TDS इंट्रोड्यूस हुआ था। अब जुलाई 2025 में 18% GST लागू हो रहा है और अप्रैल 2027 तक भारत OECD के क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को पूरी तरह अपना लेगा। उसके बाद ऑफशोर एक्सचेंजेस से भी ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही चोरी छुपे
क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करना अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। सरकार AI पावर्ड मॉनिटरिंग का सहारा ले रही है। प्रोजेक्ट इनसाइट और नज नोटिसेस जैसे एडवांस टूल्स अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस को ऑटोमैटिकली और लगातार ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर शेड्यूल VDA में डिजिटल एसेट्स की सही जानकारी नहीं दी गई तो ये AI ड्रिवन टैक्स नोटिसेस को सीधा बुलावा देने जैसा है। और आखिरी हिस्सा सेक्शन 5 न्यू पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट। डिफॉल्ट करने की आखिरी कीमत क्या होगी? यहाँ कानून में दो टर्म्स के बीच एक बहुत क्लियर लाइन खींची गई है, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग। अगर एक सिंपल असेसमेंट एरर है यानी अंडर रिपोर्टिंग तो टैक्स पर 50% की पेनल्टी लगती है। लेकिन अगर जानबूझकर धोखा दिया गया है या फॉल्स एंट्रीज की गई हैं जिसे मिस रिपोर्टिंग कहते हैं तो पेनल्टी सीधा जंप करके 200% हो जाती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स के लिए एक नया ग्रेजुएटेड पेनल्टी स्ट्रक्चर तय किया गया है। लेट रिटर्न फाइल करने की फीस सीधा 5,000 रुपये है। अगर अकाउंट्स बुक्स मेंटेन नहीं की तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा और अकाउंट्स का ऑडिट ना करवाने पर टर्नओवर का 0.5% पेनल्टी है जो 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। और याद रखें, ये सारी पेनल्टीज उन डिफॉल्ट्स पर लगने वाले नॉर्मल इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग हैं। और अब इस स्ट्रिक्टनेस को सुनिए, सीधा 100%। अगर किसी ने 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन लिया या रीपे किया या फिर एक ही बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश रिसीट ली तो उस पूरे अमाउंट पर सीधे 100% की पेनल्टी लगती है। कैश ट्रांजैक्शंस पर यह नियम सख्ती का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि डिफॉल्ट्स को हैंडल करने का एक स्मार्ट ऑप्शन भी सिस्टम में रखा गया है जिसे स्ट्रेटेजिक इम्यूनिटी कहा जा सकता है। अगर डिस्प्यूट की स्थिति में एक टैक्स पेयर टैक्स एडिशन को स्वीकार करके टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दे और अपील में ना जाए तो वो खुद को हैवी पेनल्टी से बचा सकता है। ये झंझट से बचने का एक क्विक और स्ट्रेटेजिक रास्ता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के निष्कर्ष में एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ जहां ईमानदार और कंप्लायंट टैक्स पेयर्स के लिए प्रोसेसेस को बहुत आसान बनाकर बड़ी राहत दी गई है, वहीं डिफॉल्ट्स और क्रिप्टो जैसे सेक्टर्स पर पूरी तरह लगाम कसी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, जिस तेजी से हम इस डिजिटाइज्ड सिंप्लीफाइड टैक्स एरा में कदम रख रहे हैं, क्या आधुनिक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज 2025 टैक्स कोड की इन स्ट्रिक्ट हकीकतों के अनुरूप ढलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये आने वाले वक्त के लिए एक जरूरी चिंतन का विषय है।